मेरे पीजीटी की तैयारी करने वाले साथी हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूं और आप बाकायदा लगन से लगे हुए हैं। इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आप इस मेहनत को बरकरार रखिएगा, रोकिएगा नहीं। अब 15 दिन आपकी इस जीआईसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो इन 15 दिनों में अपनी जितनी ताकत है वो सब लगा दीजिए और आप पीजीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो स्टेटस है वो एक जीआईसी के लेक्चरर बनने के बाद जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो बहुत कुछ परिवर्तन कर देगा आपकी लाइफ में। आपके जीने का तरीका, आपके रहने का तरीका सब बदल जाएगा अगर आप वाकई में एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो हम आज आपके सामने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को लेकर के, और ये डी और एफ ब्लॉक के जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस पे हम लोग बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, और जो क्वेश्चन एग्जाम इन द सेंस जो बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस के साथ में मैं आपके साथ हूं और इन क्वेश्चन को मैं एक एक करके डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, जिन पे मुझे ये नहीं कहना है कि इसको आता है या करिएगा, ऐसा कोई वर्ड मुझे नहीं बोलना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डिफरेंस जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन तो आपको आ रहा होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो इसका आंसर तो आप ऑलरेडी लिख लीजिएगा, फिलहाल मैं इसका आंसर भी डिस्कशन करता हुआ चल रहा हूं। देखिए, आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल ऑफ द कौन सी सेल, जो बैलेंस शेल के अंदर वाली होती है पेनल्टीमेट सेल, यानी कि पेनल्टीमेट सेल की डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट जाता है तो वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच है पार्शली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होनी चाहिए, पार्शली फिल्ड जिनके अंदर डी ऑर्बिटल होनी चाहिए, उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब वो चाहे आयनिक फॉर्म में हो या जनरल फॉर्म में हो, दोनों में, अगर जनरल में नहीं तो आयनिक फॉर्म में तो हो ही सकती, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स सभी कंसीडर किए जाते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो यहाँ इतनी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी कि पहले बताना पड़ेगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच वैलेंस सेल इज पार्शियली फिल्ड, जो डी ऑर्बिटल होती है वो पार्शियली फिल्ड होती है, डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसमें भी लिखना पड़ेगा दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये एस और पी ब्लॉक के बीच में रहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल यानी कि वैलेंस शेल की डी ऑर्बिटल पेनल्टीमेट शेल सब सेल जो होती है, पेनल्टीमेट अगर आप देखें सेल, एक तो बैलेंस सेल, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में जाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कशन किया। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कशन करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है वो आप समझिएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं जैसे एजी पॉजिटिव आयन, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं जो मैंने यहाँ पर बना के रखा, लैंग्वेज भी क्वेश्चन की आपको मिल जाएगी। दो कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, दो कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, ये सभी कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड हैव कंप्लीटली फिल्ड, have completely filled d orbital, but they are considered under ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने है, इसलिए इस क्वेश्चन पे विशेष तौर से आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि
आपको ये आपको बता देते हैं कि इनको हम लोग ट्रांजिशन यानी कि एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये बात जानना बहुत जरूरी। देखिए अगर हम लोग इनके आंसर की बात करें तो अगर हम इनके आयनिक फॉर्म में देखें तो कॉपर का आयन क्या पॉसिबल है, Cu डाई पॉजिटिव भी पॉसिबल है, Cu पॉजिटिव भी पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूरेशन आपको पता है एटॉमिक नंबर 29 होता है, यहाँ 3D हो जाएगा और यहाँ 4s 0 हो जाएगा और 3D 9 पार्शियली फिल्ड हो गई। ऐसे ही अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का पॉजिटिव पॉसिबल है, इस तरीके से पॉजिटिव पॉसिबल है। और जब पॉजिटिव पॉसिबल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या कितना होता है, सिल्वर का 47 होता है तो क्रिप्टन हो जाएगा, यहाँ 4D हो जाएगा और 4D में आपको पता है कितने हो जाएंगे, यहाँ 4s हो जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 47 होता है ना, 47 में ये आपका हो जाएगा 4D 10 और 5s 1 होता है ना। तो अगर हम लोग सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर आयन की अगर कंडीशंस में देखें तो सिल्वर आयन की कंडीशंस में क्या बनेगी, सिल्वर आयन की कंडीशन में यहाँ 4D 10 हो जाता है और 5s 1, ये नॉर्मल सिल्वर की बात कर रहा हूँ। और नॉर्मल सिल्वर में अगर हम लोग देखें तो ये कंडीशन पॉसिबल है, यहाँ पर अगर हम ऐसे कंडीशन बनाएं और यहाँ पर आप 0 कर दीजिए, 0 कर दिया। लेकिन अगर आप सिल्वर का पॉसिबल, जैसे कॉपर का भी कंडीशन था कि कॉपर प्लस बन सकता था और कॉपर प्लस में 1 में चलेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर आर्गन आ जा रहा है और यहाँ पर आपका 3D कितना आ जाएगा, 3D 10 और 4s यहाँ पर 0 हो जा रहा है। उसी तरीके से सिल्वर का भी डाई पॉजिटिव आयन देखिए तो यहाँ पर आपका क्रिप्टन आ जाएगा और यहाँ पर 4D 9 आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि इन सभी में, इसी तरीके से आप गोल्ड का भी निकाल लीजिएगा तो इस तरीके से क्या होगा, इन सभी में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल की बात आ रही है। यानी कि मैं यहाँ पर ये कह दूँ इट इज़ पार्शियली फिल्ड एंड इट इज़ ऑल्सो पार्शियली फिल्ड, है ना। ये सब पार्शियली फिल्ड है और ये पार्शियली फिल्ड होने की वजह से ही ऐसी कुछ कंडीशन है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको लिखना क्या है कि इन दीज केसेस द आयनिक फॉर्म ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, दैट्स वाई क्या हो जाएगा कि दे आर कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि उनके अंदर कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है लेकिन आयनिक फॉर्म में डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसीलिए इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं टिक भी कर रहा हूँ, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने साथ जरूर बनाए रखिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे ही ले लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने अब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या लिख रखा है, क्वेश्चन लिख रखा है व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द 6 एलिमेंट ग्रुप 6 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 6 एलिमेंट की बात कर रहा है तो ग्रुप 6 एलिमेंट हम वहां पर नहीं जा रहे हैं, ये ना तो A6 की बात हो रही है ना A6 B की बात, मतलब यहाँ पर हम B और A की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिंपली 6 की बात कर रहा हूँ। तो मतलब है कि 1 2 3 D ब्लॉक में ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पहले लिख देता हूँ कि व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ व्हाट आर द 2 important oxidation states of group 6 एलिमेंट्स। यानी ग्रुप 6 एलिमेंट की 2 इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हो सकती है वो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ग्रुप अगर 6 में चलेंगे आप तो ग्रुप 6 अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल है तो ग्रुप 6 जो आएगा वो जनाब जिसमें क्रोमियम वाली कंडीशन आएगी वो कंडीशन आएगी और क्रोमियम वाले में हमारे सामने हो जाएंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाती हैं इस ग्रुप की। तो ग्रुप की बात कर रहा है इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पीरियड टेबल में आप इधर उधर ना भटकिएगा, ग्रुप में रहिएगा, पीरियड में ना चले जाइएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल वर्ड्स में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि why are the compounds of transition elements are generally colored। ये तो आपको पता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है कि तो why are the transition elements colored in aqueous solution
as well as in solid state। एक्वस सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट में दोनों जो है, दोनों किसी भी कंडीशन में ये कलर्ड क्यों होते हैं। तो आंसर जो आपको लिखना है वो लिखने की एक्यूरेसी कहाँ तक जानी चाहिए ये आपको पता रहे। यानी कि ट्रांजिशन, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर डी टू डी ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द, पहले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी डी टू डी ट्रांजिशन होगा, उससे पहले डी टू डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, in transition elements D to D transition is possible due to presence of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी होगा। अब डी टू डी ट्रांजिशन का मतलब हो गया कि भाई ये मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल है, इस डी ऑर्बिटल में अगर हमारे पास पे ये इलेक्ट्रॉन ये बैठा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि पहले तो हम एनर्जी लेवल बना लेते हैं। ऊपर हमारा ईजी लेवल बना दिया हमने और नीचे हमने बना दिया T2G। ये दोनों लेवल यहाँ पर ये साहब बैठे हुए हैं और ये साहब अगर जंप करके यहाँ पर जाएंगे तो जंप करने का मतलब ये हो गया कि अब ये यहाँ पहुँच जाएंगे। तो कंडीशन जो पॉसिबल होगी वो कंडीशन पॉसिबल होगी कि यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पहुँचा है इसी कंडीशन को अब यहाँ से ये एम्प्टी हो गई, वैकेंट हो गई। तो इसको हमने यहाँ से यहाँ तक के गैप को नाम दिया डी टू डी ट्रांजिशन। तो डी टू डी ट्रांजिशन की वजह से ही जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो इसने एक पर्टिकुलर अमाउंट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके पहुंचा और जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, वही कलर हमें दिखाई देने लगता है। इसीलिए ये कलर्ड कंपाउंड माने जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच लेते हैं। हमने इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट कर रखे हैं, तो अगर आप इन्हें पढ़ के जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वेश्चंस का आपको मैटर कितना प्रोवाइड कर रहा है, क्वेश्चन लिखना कितना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि Cr डाई पॉजिटिव और Cr ट्राई पॉजिटिव में से स्टेबल कौन है एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसका क्वेश्चन भी बनाया हुआ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Cr डाई पॉजिटिव आउट ऑफ Cr डाई पॉजिटिव एंड Cr ट्राई पॉजिटिव, आउट ऑफ Cr डाई पॉजिटिव एंड Cr try positive, which one is more stable in aqueous solution। ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपको जरूर ये बताएगा कि आखिरकार कंडीशन क्या है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आप लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। यानी कि अगर आप इनके आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले मैं क्रोमियम का लिख रहा हूँ, 24 होता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर्गन, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साहब कितना 3d5 और 4s1, यही होता है ना। अब क्रोमियम पे मैंने 2 पॉजिटिव लगा दिए तो यहाँ पर अब आपका हो गया आर्गन, और आर्गन के बाद यहाँ पर 3d पे आ गया आपका 4 और 4s हो गया 0। इसके बाद मैंने क्या काम किया, यहाँ पर आपने क्रोमियम का ट्राई पॉजिटिव बना दीजिए। क्रोमियम का जब ट्राई पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ आर्गन हो जाएगा और 3d 3 रह जाएगा और 4s 0। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोला गया जानना, तो सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोला गया, ये स्टेबल क्यों है। तो भैया आप ये जान लीजिए, अच्छे से जान लीजिए कि अगर हम लोग 2 एनर्जी लेवल बनाते हैं, एक तो हमने ये ईजी लेवल बनाया और एक बना दिया हमने ये T2G लेवल। T2G लेवल में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन हम इसमें डाल देते हैं, 1 2 और 3। ये 3 का मतलब हो गया ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, एक बात हम बोल सकते हैं। दूसरी ये सिमेट्री में इलेक्ट्रॉन है, ये सिमेट्रिक भी इलेक्ट्रॉन है, और सिमेट्री के बाद ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल या सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन कैसे बोले जाते हैं, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं, स्टेबल अरेंजमेंट बोला जाता है। इसीलिए ये कौन सा लेवल है आपका, ये आपका ईजी लेवल हो गया और ये आपका T2G लेवल हो गया, जो आपके डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बाद पैदा होते हैं। तो ये आप जान लीजिए अच्छे से। तो इसमें आपको आराम ये रहेगा
कि भाई 1 2 3 4 5 मैंने जनरली बना दिया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन इतना लिखना जरूरी, नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि आउट ऑफ सी आर डाई पॉजिटिव, सी आर ट्राई पॉजिटिव एंड सी आर ट्राई पॉजिटिव, सी आर ट्राई पॉजिटिव इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज हाफ फील्ड, यानी T2 लेवल इसका हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। एक बात। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर एक तरीका और भी है आंसर देने का, दूसरा मेथड हाइड्रेशन एनर्जी से भी कर सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो सी आर ट्राई पॉजिटिव की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द सी आर डाई पॉजिटिव। ये आंसर भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो इन एक्वस सोल्यूशन यहाँ मैं लिखे बढ़ाए दे रहा हूँ, ये बात भी ऐड कर दे रहा हूँ। इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सी आर ट्राई पॉजिटिव आयन इन aqueous solution, in aqueous solution will be more, so it is, या सी आर ट्राई पॉजिटिव, इट इज ब्रैकेट में सी आर ट्राई पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। जब भाई हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, उसे डिजॉल्व करना ये मुश्किल, मतलब उसे ब्रेक कर देना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, इसलिए ये इस फॉर्म में ही बना रहेगा, मतलब ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए इनमें आप लोग अपनी तरफ से भी अगर कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। एक है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बतानी है, वो भी डी ब्लॉक के क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, राइट, वैसे तो डिस्प्रपोर्शनेशन बहुत है, डिस्प्रपोर्शनेशन, राइट, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको लिखनी है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या हो सकती है, तो यहाँ पर आप कोई सी रिएक्शन लिखिएगा। मुझे जो याद है तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डी ब्लॉक में एक ऐसा है, कॉपर पॉजिटिव जो होता है वो चेंज हो जाता है, किसमें, कॉपर में चेंज हो जाता है और कॉपर डाई पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ब्रेक हो जाता है कॉपर पॉजिटिव, कॉपर सिंगल पॉजिटिव, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि कॉपर फर्स्ट जो होता है, कॉपर फर्स्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है कॉपर में चेंज हो जाता है, और सॉल्ट मान लेते हैं, कॉपर फर्स्ट का कोई भी सॉल्ट हो वो इसमें चेंज हो जाएगा, और साथ में चेंज हो जाएगा आपका कॉपर डाई पॉजिटिव में। कॉपर सेकंड भी से हम लोग बोल सकते हैं, कॉपर सेकंड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक रिएक्शन और पॉसिबल है जो आप लिख सकते हैं, ऐसे और सी भी रिएक्शंस हैं पॉसिबल हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2MnO4 नेगेटिव लगा सकते हैं, इस पर 2MnO4 डाई नेगेटिव लगा सकते हैं। इसको हम लोग 4H पॉजिटिव आयन से जब अटैक कराएंगे तो 4H पॉजिटिव आयन डाल दीजिए, और इसके बाद हम लोग बना देते हैं इसमें 2MnO4 नेगेटिव, यानी कि ये K2MnO4 रहा होगा, यहाँ पर आपका 2MnO4 नेगेटिव बन गया, साथ में निकाल दिया हमने MnO2 निकाल दिया, और साथ में निकला हमारा 2 बूंद जिंदगी के, इस तरीके से। तो अगर आप इसे देखना चाहें तो ये K2MnO4 रहा होगा और यहाँ पर ये KMnO4 रहा होगा, ये आपका मैंगनेट आयन रहा होगा, इसे हम लोग मैंगनेट आयन बोल सकते हैं, और इसे हम लोग बोल सकते हैं पर मैंगनेट आयन। पर ये वाला जो ऊपर वाला है, यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं, पर मैंगनेट पर मैंगनेट आयन। तो इस तरीके से आप इस बात को बता सकते हैं कि मैंगनेट आयन होता है, एक पर मैंगनेट आयन होता है। तो इन चीज़ों का आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ है कि ऐसे क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें जिन पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता हो। तो अब पूछा कि नेम वन और ईच ऑफ द मैंगनीज एंड क्रोमियम, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर हमारा सर कौन सा होगा, जरा देख लेते हैं, छठा, यानी कि अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होगा।
तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि नेम वन और ईच ऑफ मैंगनीज एंड क्रोमियम। यहाँ लिखा है नेम, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मेटलर्जी सिलेबस में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, लेकिन फिर भी नेम द और ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज। तो ये आप ये मत सोचना कि नहीं सर ये क्वेश्चन आने की संभावना नहीं, ये डी ब्लॉक से क्वेश्चन है इसलिए आ सकता है, ये मेटलर्जी से क्वेश्चन नहीं है। हालांकि उम्मीद कम है लेकिन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसका उन्होंने और पूछा हुआ है। तो अब अगर हम लोग और की, तो एक तो क्रोमेट और लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्रोमेट और मैंगनीज का पायरोलिसाइट लिख दीजिए, तो इन दोनों का आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। तो क्रोमियम का जो कौन सा और है, क्रोमियम का और हो जाता है क्रोमेट और, क्रोमेट, ठीक है, क्रोमेट और लिख दीजिएगा। और मैंगनीज का आप लोग पायरोल्यूसाइट लिख सकते हैं, पायरोल्यूसाइट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अब अगर आप क्रोमेट और पायरोल्यूसाइट, इसे पायरोल्यूसाइट को MnO2 बोलते हैं, क्रोमेट को आपको Cr2O3 और FeO का मिक्सचर होता है, वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिएगा क्रोमेट, सॉरी मैंने स्पेलिंग कुछ क्रोमाइट और था, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर क्रोमाइट कर लीजिएगा, ये क्रोमाइट है, क्रोमाइट और, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्रोमेटाइन होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो लिख रखा है मैंने, K2PtCl6 इज नोन फाइल Ni कंपाउंड इज नॉट नोन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, K2PtCl6 इज नोन बट निकल कंपाउंड्स आर नॉट नोन। निकल कंपाउंड्स नोन नहीं होते। तो ये आंसर तो आप इजीली लिख सकते हैं, इस आंसर में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने कुछ शॉर्टकट में अपनी तरफ लिख रखा है, वो देखो प्लेटिनम जो होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जबकि निकल की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। तो प्लेटिनम यानी कि सिंपल सा मैंने अपने कॉपी में लिख रखा है कि प्लेटिनम इन K2PtCl6 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज मोर स्टेबल देन Ni+4। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में इतना लिख दे रहा हूँ कि Pt4+ इज मोर स्टेबल देन Ni4+। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसकी लैंग्वेज को आप लोग लिख लीजिएगा। कोई यहाँ पर आप जरा थोड़ा सा लैंग्वेज को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में, क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हाथ तक पहुँचाना चाह रहे हैं, इसलिए लैंग्वेज को थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पूछा है व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एंथैल्पी। ये क्वेश्चन तो आ सकता है, पक्का है। व्हाई डू, ये मैं लिख रहा हूँ, इस पर इंपॉर्टेंट भी लगाऊंगा, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्यों होती है, इस बात को हम जानना चाहते हैं। देखिए ट्रांजिशन मेटल्स की जो क्या होती है कि हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी का रीजन क्या है, स्मॉल साइज होना चाहिए, हाई चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल वे में हम लोग आंसर में पूरी लैंग्वेज लिख देंगे, लेकिन इसमें बताएंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी बिकॉज दे हैव स्मॉल साइज। यहाँ पर मैं सिंपल सा एक वर्ड लिख दे रहा हूँ, स्मॉल साइज, बाकी तो आप लैंग्वेज लिखेंगे। स्मॉल साइज होती है नंबर 1, और नंबर 2 इनके पास होती है हाई चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाई चार्ज डेंसिटी। तो इन चीज़ों की वजह से ये जो होता है इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। इसी को लैंग्वेज में ले लीजिएगा, वर्डिंग इसको दे दीजिएगा। वर्डिंग क्या देंगे वो बताया दे रहा हूँ। अब बच्चे नहीं हैं आप यार, मतलब लैंग्वेज तो दे लेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स की जो अब स्मॉल साइज होने से फर्क क्या पड़ेगा और हाई चार्ज डेंसिटी होने से फर्क क्या पड़ेगा। हाई चार्ज जब डेंसिटी होगी तो इसका मतलब इसकी जो अट्रैक्शन होगा, पावर ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा, इंटर जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो क्रिएट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। तो इस
इसको लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करके, बढ़िया लैंग्वेज में एकदम कन्वर्ट करके आप इसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब एक पूछा गया कि यहाँ पर वाई Fe डाई पॉजिटिव हैज स्मॉलर रेडियस देन Mn डाई पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि Fe डाई पॉजिटिव, मैं क्वेश्चन में ये बनाए दे रहा हूँ यहाँ पर, वाई Fe डाई पॉजिटिव हैज स्मॉलर रेडियस देन Mn डाई पॉजिटिव। तो Mn डाई पॉजिटिव से इस रेडियस जो है Fe का क्यों छोटा होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। जब तक आपने जब 3D ट्रांजिशन सीरीज में चले थे, 3D ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जब हम लोग चलते तो पहले साइज घटता है, फिर कांस्टेंट होता है और एंड पे जाके बढ़ जाता है। जो बीच में जो साइज घट रहा है वो घटने का रीजन होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डोमिनेंट होता है ओवर द पेनिट्रेशन, ओवर द शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होगा तो साइज छोटा होता चला जाएगा, जबकि हम लोग जब आगे बढ़ जाते हैं तो आगे बढ़ने पर साइज जो होता है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बढ़ने का कारण क्या होता है कि उसमें फिर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो डोमिनेंट हो जाता है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, इसीलिए फिर साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ऐसे ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एक कलेक्शन करके रखे हुए हैं, तो इनको आप लोग नोट करके रखिएगा और आपके बहुत काम आएंगे क्वेश्चंस। तो ये वाई Ti डाई पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक नेचर। तो Ti टाइटेनियम डाई पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ कि वाई, ये भी आप कहेंगे वाई Ti डाई पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक होने का कारण आपको पता हो कि पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पूरी बात कर दूं पहले अपनी में, तो नेचर में क्यों है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, टाइटेनियम का होता है 22 होता है, तो इसका आपका आर्गन हो गया, और यहाँ पर 3D और 4s हो गया, 3D हो गया 4s, यहाँ पे 2 20 और 2 22। अगर टाइटेनियम पे हम लोग 2 पॉजिटिव लगा देते हैं तो इसका मतलब ये आर्गन हो गया, और यहाँ पर आपका 3D में 2 रह जाएंगे, 4s में 0। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। डी ऑर्बिटल बना दीजिएगा इस तरीके से, डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स बना दिए, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स बना दिए, 1 2 बस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर में हो जाता है। बहुत ही इस तरीके का और भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं जो आ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमने 11, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंच लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बहुत ही, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि व्हाट इज स्पिन ओनली फार्मूला। स्पिन ओनली फार्मूला क्या होता है, या हाउ द मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये 2 तरीके से पूछा सकता है कि व्हाट इज स्पिन ओनली फार्मूला, what is spin only formula, what is spin only formula। एक तो ये तरीका है, दूसरा इसी का और मैं बना दे रहा हूं, how can you calculate magnetic moment mu of an element, और एलिमेंट कौन सा होगा, ट्रांजिशन होगा। ये बात ध्यान आपको रखनी पड़ेगी, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर दिया। अब आपको पता है कि स्पिन ओनली फार्मूला क्या है, ये तो साहब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, √n+2, यही होता है ना फार्मूला, और यूनिट भी आपको पता है, बोहर मैग्नेट्रॉन। अब जैसे कि Mn डाई पॉजिटिव में मान लो हमने निकालना चाहा, तो Mn डाई पॉजिटिव में हमने यहाँ आर्गन लिख दिया, और आर्गन लिखने के बाद मैंने यहाँ पर 3D कर दिया, और यहाँ पर 4s, यानी कि यहाँ 0, यहाँ पर 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अंडर रूट डाला, और अंडर रूट में यहाँ 5, यहाँ 5 + 2 मीन्स 7 हो गया, यानी कि √35 हो गया। अब आपको यहाँ बताता हूँ, बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर 36 होता तो आंसर 6 आता, लेकिन 35 है तो 5.9 लिख दीजिएगा, बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक एग्जांपल, ऐसे ही कहीं पर मान लीजिए सपोज कर ली 26 आ गया, तो 5 पंजे 25 होता है, तो उसका 5 होगा, तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 5.1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना
कैलकुलेशन में इजी कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो भी हों उनको छोड़िएगा नहीं, किसी भी कीमत पर आपको नहीं छोड़ना, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर लगा लेने हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकते हैं, इनमें कोई शक नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे भी मैं लिख रहा हूँ, अरेंज द फॉलोइंग with increasing order of acidic character, इनको एसिडिक करेक्टर के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देंगे और जैसे ही एसिडिक करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालेंगे उसमें कौन कौन से हैं पहले तो ये देख लें कि पहले एक तो CrO दिया है, दूसरा CrO के बाद Cr2O3 दिया है, Cr2O3 दिया है और एक आपका दिया है CrO3। अब आप सबसे पहले सॉरी आंसर ये क्वेश्चन में ही शामिल था, मैंने यहाँ आंसर में लिख दिया है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये क्वेश्चन में ही शामिल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर पूछा है कि इसको आप अरेंज कैसे करेंगे, तो अरेंज करने का तरीका क्या है, एक तो CrO3, एक Cr2O3, एक CrO है, इन सबको अरेंज अगर आपको करना है तो यहाँ पर सिंपल आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट पेज पर हम आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन बता रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट Cr की आएगी आपकी +2 और Cr2O3 में आएगी आपकी 3 दूनी 6, यहाँ पर +3 आ जाएगी और यहाँ पर CrO3 के अंदर प्लस की 6 आ जाएगी। तो मतलब मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट और आपका हो जाएगा मोर इज द एसिडिक करेक्टर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें ज़्यादा है, तो यानी कि अगर हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मेरे हिसाब से लग चुके हैं। तो नीचे मैं लिख देता हूँ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, ये आंसर हो जाता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर हो जाता है। अब यहाँ पर आप एक चीज भैया और जान लो कि अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा काम और कर दिया तो रीजन भी लिख दिया कि दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर आपको बेटर यहाँ पर नंबर मिलने के चांस बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके हमारे पास कितना पहुंच गया, क्वेश्चन नंबर 13 पहुंच चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का कलेक्शन लीजिए और इनको लिख करके प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO4 इज हीटेड, ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO4 is heated, यानी KMnO4 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो K2MnO4 बनता है, सिंपल सी बात है। तो आप इसे तो लिख ही लेंगे। तो ऑन हीटिंग KMnO4 K2MnO4 इज ऑब्टेन्ड, ये बात ध्यान रखिएगा, MnO2 और O2 निकल जाएगी। तो इसका आंसर मुझे लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चल लेते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकता है, तो यह बात ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखते हैं व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट। ये बेयर्स रिएजेंट क्या होता है ये आपको पता हो। बेयर्स रिएजेंट मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया भी, अल्कलाइन KMnO4 जो होता है वो बेयर्स रिएजेंट होता है। तो इसका आंसर भी आप लोग लिख लीजिएगा और फार्मूला अल्कलाइन KMnO4 लिखिएगा या KMnO4 ब्रैकेट में OH नेगेटिव आयन डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वाई इज KMnO4 केप्ट इन डार्क कलर्ड बोटल्स, यानी कि अगर हम लोग KMnO4 को जैसे क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बोतल में खूब पढ़ा है क्वेश्चन, लेकिन वाई आपने लैब में भी देखा होगा, वाई KMnO4 इज kept in dark colored bottles। डार्क कलर्ड बोटल्स में क्यों रखा जाता है, तो इसका आंसर आपको बता देता हूं कि ऊपर वाला जो आंसर है ये यहाँ पर KMnO4 इज हीटेड, यानी कि जब ये कांटेक्ट में आता है, सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, डिकम्पोज हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग डार्क कलर्ड बोटल्स में रखते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे एक तो आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एक इस क्वेश्चन पर भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, और इम्पोर्टेंट में ही इस क्वेश्चन पर भी, ये तो लगा ही दिया मैंने इंपॉर्टेंट, इसके बाद इस क्वेश्चन पर भी आप इंपॉर्टेंट लगाइए, ये वाला क्वेश्चन इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और ये क्वेश्चन तो कॉमन में चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साहब लाइट भी मेरी चली गई है, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए
अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट और लगा लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पार्ट। ये पोर्शन भी जनाब इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन इससे पहले जो मैंने बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला, ये 6th वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है जिन पे ज़्यादा आपको नज़र रखनी है, जिन पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे पहुंच चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग पहुंच रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि वाई इज K2Cr27 जनरली preferred over the Na2Cr2O7 in the volumetric analysis. Both are the oxidizing agent। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी यार इंपॉर्टेंट लगा ही दो, अभी लगा देता हूँ, लिखने से पहले लगा देता हूँ। वाई K2Cr2O7 is preferred over Na2Cr2O7 during volumetric analysis as both are good oxidizing agent। ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। देखिए क्या होगा कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, मैं इसका जवाब आपसे चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब आपसे चाहता हूं। उसका कारण सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि इसमें कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज दोनों का काम एक ही है, दोनों अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की सेम आएगी, सब कुछ सेम आएगा। लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब कर देता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका जवाब मुझे चाहिए इनबॉक्स के कमेंट में। जवाब जरूर दीजिएगा, सही गलत जो भी आपको पता हो, पता तो होगा, ये भी पता है मुझे, ये भी पता है कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आप जवाब अगर देंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मैं भी समझूंगा नहीं कुछ काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन नंबर चल लेते हैं। भाई येलो से लिख रहे थे तो येलो से ही लिखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारे पास 17, नहीं 18 हो जाएगा, 17 था 18 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने बहुत सिंपल सा दिया है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स की क्या होती है। तो ये क्वेश्चन मैं लिखे दे रहा हूँ, आंसर आप लिखिएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो ये क्वेश्चन भी करिएगा। कितनी होती है, शायद +7 होती है, आप बताइएगा, मुझे नहीं पता। तो इसका आंसर जो है आप ढूंढ के मुझे बताइएगा, +7 ही होती है जहां तक मुझे अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि आउट ऑफ फॉलोइंग आइडेंटिफाई द डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ए ब्लॉक। ये तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि 4-5 एलिमेंट दे दिए हैं और उसमें से आपको करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड। मोस्ट कॉमन, ये तो मैक्सिमम है। मोस्ट, व्हाट इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स। ये क्वेश्चन भी आप करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ये एक मोस्ट कॉमन पूछी और एक मैक्सिमम पूछी हुई है। इन दो क्वेश्चन पे आप जरा फोकस करिएगा। वाई, एक क्वेश्चन और भी है, वाई हॉफनियम एंड जिरकोनियम हैव सेम प्रॉपर्टीज। ये आपको पता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, तो आप बताएंगे कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक पूछा गया कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, दो प्रॉपर्टी ऐसी दीजिए जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की हों। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना बन सकती है कि गिव द टू प्रॉपर्टीज इन विच द इंटरस्टिशियल कंपाउंड डिफर
फ्रॉम देयर एलिमेंट्स, उनके एलिमेंट्स यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से बताइएगा। ये क्वेश्चन बताइएगा कि गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ, गिव टू प्रॉपर्टीज, टू प्रॉपर्टीज ऑफ, टू प्रॉपर्टीज इन विच, टू प्रॉपर्टीज इन विच interstitial compounds, interstitial compounds differ from its element, differ from its element। ये इसका जवाब जरूर चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जरूर जवाब देना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको दिया। ये मत कहिएगा सर जवाब तो मैं पीछे बहुत दे चुका हूँ, अब क्वेश्चन का सीरीज चल रही तो क्वेश्चन आप तक पहुंचे ज़्यादा बेटर है। राइट द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड वेयर द ट्रांजिशन मेटल इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि आपको बताना कि उस ट्रांजिशन कंपाउंड का बताना जहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही हो। राइट द, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, राइट द फार्मूला ऑफ, formula of a compound of transition metal in which it has +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका भी जवाब आपको ही देना है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जहां +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही। क्वेश्चन दमदार है, करिएगा जरूर, अच्छे लगेंगे आपको क्वेश्चन। इसके बाद पूछा गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच, ये समझ लीजिए आ गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ increasing pH on K2Cr27, pH on K2Cr2O7 सॉल्यूशन। देखिए इसका जो आंसर मैंने पहले से ही लिख रखा है, वो आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। लैंग्वेज क्या लिखनी है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ कि जब हम पीएच इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूशन जो होता है येलो कलर का, जैसे मान लो येलो कलर है, ऑरेंज कलर होता है K2Cr27 का, ये तो आपको पता है। K2Cr27 का अगर सॉल्यूशन देखोगे तो K2Cr2O7 का जो सॉल्यूशन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है? ऑरेंज कलर का। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पीएच वैल्यू बढ़ाएंगे, पीएच वैल्यू बढ़ाने का मतलब बेसिक करेक्टर लाइन, पीएच वैल्यू बढ़ने का मतलब यही, घटने का तो एसिडिक करेक्टर आ जाएगा। जब इसके अंदर बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, पीएच वैल्यू बढ़ेगी, तो K2Cr27 जो होता है वो चेंज हो जाएगा, किसमें? येलो कलर में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्रोमेट, जो डाइक्रोमेट आयन है वो चेंज हो जा रहे हैं आपके क्रोमेट आयन में। तो यहाँ पर सिंपल से लैंग्वेज क्या लिखनी है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वही मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। मैं बता देना चाह रहा हूँ कि व्हेन pH ऑफ, इतना लिखिएगा जरूर, व्हेन pH ऑफ K2Cr2O7 इंक्रीजेस। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि pH को जब हम इंक्रीजेस बोलते हैं तो लगता है कि जैसे एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा हो, इसलिए इस बात का ध्यान रखा, कंफ्यूजन ना करना। व्हेन pH ऑफ K2Cr27 इंक्रीजेस, इट मींस OH नेगेटिव आयंस इंक्रीजेस मींस क्या हो जाएगा? बेसिक करेक्टर बढ़ाना, बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस। यही बात तो है। सो Cr2O7 डाई नेगेटिव आयन changes into CrO4 डाई नेगेटिव। दिस इज द रीजन दैट, अब आप नीचे यहां से जोड़ लीजिएगा, दिस इज द रीजन दैट कि द ऑरेंज कलर चेंजेस इनटू द आपका येलो कलर। ये यहाँ पर मैं ऑरेंज लिख देता हूँ,
ऑरेंज लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ येलो कलर। ठीक है ना, ये। अब अगर आप इसके नीचे रिएक्शन दे देंगे तो बहुत ही बेटर हो जाएगा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव आयन, एरो लगा देता हूँ, 2CrO4 डाई नेगेटिव प्लस यहाँ पर मैं 2 बूंद जिंदगी की टपका देता हूँ। अब इसको बैलेंस कर ले, हाइड्रोजन कितने 2 ही हैं तो एक ही बूंद जिंदगी की टपकाइए आप, यानी कि इसको मिटा देते हैं। अब देख लेते हैं एक बार चेक करके, यहाँ Cr2 है, Cr2 हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं 4 और एक 5, तो यहाँ पर ने 4 दूनी 8 एक 9, 7 2 9, ठीक। चार्ज कितना है 2 नेगेटिव और एक 2 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव। तो इसका कलर आप ऑरेंज लिख लीजिए, यहाँ पर ऑरेंज कलर का हो जाता है और ये कलर चेंज हो जाता है आपका येलो का। तो दिस आप नीचे लिख दीजिएगा, ऑन इंक्रीजिंग द pH वैल्यू द कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। It thus we can say that yellow colored, sorry, orange colored Cr2O7 di-negative ion changes into yellow colored CrO4 नेगेटिव आयन। अब एक बात आपको और बता देना चाह रहा हूँ, अगर आप ये बात जो मैंने 2 लाइन में बढ़ा दी है, अगर आप इन्हीं लाइनों में ऊपर में एडजस्ट कर देना, कलर लिख देना, तो ये लाइन आपके लिखने से बच जाएगी, ऐसा भी पॉसिबल है। ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने आपको बताया। इसके बाद भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राइट एंड रिएक्शन ऑफ एल्कलाइन केमिकल, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप जरूर लिख लीजिएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 24 पे पहुंच रहा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24। ये 24 क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द रिएक्शन यूजिंग द एल्कलाइन KMnO4, राइट द इक्वेशन, या राइट द इक्वेशन ही लिख लो, चलो, राइट द इक्वेशन ऑफ एल्कलाइन KMnO4 विद C2H2। आपको पता है बेयर्स रीजन के साथ ग्लाइकॉल बनता है, तो ये मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप रिएक्शन लिख लीजिएगा कि आपको पता तो वैसे है ही। चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, इसके अंदर थोड़ा वाटर डाला, एक नेसेंट ऑक्सीजन डाला, यहाँ पर एल्कलाइन KMnO4 लिख दिया, एल्कलाइन KMnO4 लिखा मैंने, और यहाँ पर आपका बना दिया CH2 सॉरी CH2OH, यहाँ पर एसिटाइल वो ले लीजिए आप, इथाइलिन ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, इजी रहेगी रिएक्शन। हालांकि इथाइन पूछा क्या, पहले मैं वो देख लेता हूँ। हाँ, इथाइलिन ही पूछा है, मैंने यहाँ C2H4 लिखना था, मैंने C2H2 लिख दिया, पूछा यही क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ लिख देना CH2 ट्रिपल डबल बॉन्ड CH2 लिख देना है, और यहाँ पर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर सॉरी क्या हो रहा है, यहाँ पर CH2 थोड़ी सी स्लिप हो रही है, CH2OH आ जाएगा, और यहाँ पर भी CH2OH आ जाएगा। इसको हम लोग ग्लाइकॉल बोलते हैं। इस तरीके की रिएक्शंस आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आती है, और ये आ भी सकती है, ऐसा कुछ है। और ये क्वेश्चन भी, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप नोटिस करिए। जिसको मैं डबल लाइन से काट रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में जाएंगे और इनको आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये मैंने आपको 24वां क्वेश्चन बताया। अब हम लोग 25वां क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसके बाद हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक आप इनको पढ़िएगा जरूर। 25वां क्वेश्चन इसको पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कॉपर फर्स्ट आयन इज नॉट नोन बट इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी क्यों नहीं होता है कॉपर फर्स्ट आयन, क्यों नहीं होता कॉपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉपर फर्स्ट आयन is not known in aqueous solution, not known in aqueous solution। आप इस क्वेश्चन को करिएगा जरूर, कारण आपको बताते हैं ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर देता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी अभी। अगर कॉपर फर्स्ट है, ये जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा अपने आप को कॉपर में कन्वर्ट कर लेता है, और कॉपर डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर लेता है। इसकी वजह से ये क्या होता है कि
ये कॉपर फर्स्ट आयन जो होता है ये लेस स्टेबल माना जाता है, ये मोर स्टेबल माना जाता है। ये प्लस अलग है भाई, ध्यान रखना, ये मोर स्टेबल माना जाता है। तो इसकी वजह से अब इसमें भी कौन सा कंसेप्ट लगा, हाइड्रेशन एनर्जी कंसेप्ट लगा है। हाइड्रेशन एनर्जी Cu डाई पॉजिटिव की जो होती है ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो ये चीज़ अगर आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर लैंग्वेज जो मैंने लिख के रखी, कॉपर फर्स्ट कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रोपोर्शन रिएक्शन, ये एक लाइन मैंने ये लिखी है। दूसरी लाइन मैंने ये लिख रखी है कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ Cu डाई पॉजिटिव आयन is due to more negative value of the hydration enthalpy of Cu डाई पॉजिटिव आयन। इतना मैंने लिखा हुआ। इसके बाद भी अगर आप जोड़ना चाहें तो कंपनसेशन ऑफ आयनेशन एनर्जी वाला वर्ड इसमें जोड़ दीजिए, इतना आप जोड़ सकते हैं। ये मैंने नहीं लिखा, मैं तो अपने लिए शॉर्टकट में आंसर लिख लिए हैं कि आपको समझा दो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग इस पन्ने को तो पूरा कर ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है कि व्हाट आर द वाई, सॉरी क्वेश्चन कौन सा है, हाँ, वाई it is difficult to separate lanthanoids and also explain the process by which lanthanoids can be separated. Lanthanoids can be separated. ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो आपको पता है किस मेथड से करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड से ही तो करते हैं, पता है आपको। चलिए करिएगा इसे। उसका तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पे आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि ये पूछा गया कि एलिड ट्राइपॉजिटिव आयन एंड एल्यूड ट्राइपॉजिटिव आयन डू नॉट शो एनी कलर, क्यों नहीं शो करते हैं। ये पूछा गया है कि व्हाई एलिड ट्राइपॉजिटिव आयंस एंड एल्यूड ट्राइपॉजिटिव आयंस डू नॉट शो कलर। ये पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, मुझे पता है कि आपको कौन से क्वेश्चंस की पूरी फुल डिटेल आपको पता है। एक क्वेश्चन है कि देयर आर इरेगुलरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनोइड्स, क्यों है ऐसा। ये क्वेश्चन आपने कम पढ़ा होगा। व्हाई देयर इज इरेगुलरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक configuration of actinoids। ये क्वेश्चन भी करिएगा। तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इतने क्वेश्चन जब तक आप तैयार करिए, और मेरा टाइम हो रहा है कि क्लास लेने का, इसलिए मैं क्लास लेने जा रहा हूँ और आप जो है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मैं आपको फिर मिलूंगा नए क्वेश्चंस के साथ में, डी ब्लॉक के साथ में, रिवीजन भी कराऊंगा आपको। इसके बाद में क्वेश्चन पी ब्लॉक के भी दूंगा। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में हैं कि KMnO4 K2Cr27 के रिएक्शंस देख लीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन देख लीजिएगा, कलर Cr27 डाई नेगेटिव आयन का यहाँ पर देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन समय हो रहा है चूंकि मुझे क्लास के लिए निकलना है, और क्लास के लिए निकलने के लिए मुझे यहाँ से थोड़ी दूर जाना पड़ता है और क्लास लेने, तो इसलिए मैं आपको अब यहीं पर रोक करके जा रहा हूँ। और आप इसको तैयार करिएगा, और तैयार करने के बाद मुझे कुछ आंसर्स भी आप भेजिएगा। जिनके आंसर्स मैंने यहाँ पर नहीं दे रखे हैं उनके आंसर्स आप फटाफट लिख करके मुझे एक पेज पर फोटो भेज देना। अक्सर देखा कि जिन लोगों ने मुझे आंसर्स भेजे मैंने उनको रिप्लाई करा, बाई मिस्टेक कोई छूट गया है तो उसके लिए अलग बात है, अदरवाइज मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई मैं करता हूँ। मुझे आप लोगों का रिप्लाई में, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में अच्छा लगता है कि नहीं। आप लोग अगर इंटरेस्ट ले रहे हो तो मुझे भी इंटरेस्ट आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और आप इसको तैयारी करिए। ऐसे जैसे कुछ क्वेश्चंस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी K2Cr27 की, KMnO4 की रिएक्शंस ऑक्सीडाइजिंग बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में पढ़ लीजिएगा, है ना। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लीजिएगा कि निकाला मतलब पूछा जा सकता है इक्विवेलेंट वेट, वो भी आप ध्यान रखिए। KI के साथ में रिएक्शन बहुत आती है, ऑक्जेलिक एसिड के साथ में रिएक्शन बहुत आती है। ये कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत जल्दी पूछी जाती है।
तो ऐसी रिएक्शंस को आप प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से तैयार करिए और हम आपको लगातार ऐसे क्वेश्चंस देते रहेंगे और आप प्रिपरेशन। और 1 मार्च से याद रखिएगा, 1 मार्च से हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने फिजिकल का 5-5 चैप्टर का ग्रुप बना दिया। फिजिकल मतलब 4 दिन फिजिकल चलेगी, 4 दिन ऑर्गेनिक चलेगी, 4 दिन इनऑर्गेनिक चलेगी। 12 दिन में आपकी केमिस्ट्री की फुल रिवीजन दूंगा आपको, 1-1 1.5 घंटे का क्लास दूंगा, जिससे कि आपकी एकदम बढ़िया सी तैयारी हो जाए और आप GIC में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। तो इसलिए आप लेकिन मेहनत में आप कोई कमी ना करिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ आइटम से शुरुआत करिएगा और लास्ट में ऑर्गेनिक तक फिनिश कर दीजिएगा। लगा दीजिए पूरी ताकत अपनी की, ये 12 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो हम आपको फिर नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप जरा प्रैक्टिस करिए और मैं निकलता हूँ क्लास लेने।